आपको याद होगा कि साल 2021 में स्वेज नहर में एक जहाज फंस गया था, जिस जहाज के फंसने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि स्वेज नहर पर पश्चिमी देशों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व मौजूद है। इसी को ध्यान में रखते हुए उस समय रूस और चीन ने एक नए रास्ते की बात की थी, एक नए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नए रूट की बात की थी। इस नए रूट का नाम था उत्तरी समुद्री मार्ग, यानी कि नॉर्दर्न सी रूट। तो अब लगातार खबर ये सामने आई है कि नॉर्दर्न सी रूट में भारत की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ती जा रही है। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पता चलता है कि साल 2023 में इस पूरे मार्ग से जो भी व्यापार हुआ है उसमें से तकरीबन 35% हिस्सेदारी तो अकेले भारत की रही है। तो जाहिर तौर पर ये भारत के लिए एक बड़ी खबर है। आज इस वीडियो में हम इसी खबर के विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, इसी का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम नॉर्दर्न सी रूट की बात करेंगे कि ये मार्ग है क्या, कहाँ से होकर गुजरता है। इसके अलावा इसमें मौजूदा समय में किस तरह की चुनौतियां मौजूद हैं, किस तरह के चैलेंजेस मौजूद हैं, उन पर भी बात करेंगे। और भारत इस पूरे मार्ग में इतना ज़्यादा दिलचस्पी क्यों ले रहा है, इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, इसको भी समझेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नॉर्दर्न सी रूट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है मुख्य तौर पर हमने पहले भी बात की, एक शिपिंग मार्ग है। शिपिंग मार्ग होने का मतलब ये है कि यहाँ पर से इस पूरे मार्ग से जो अंतर्राष्ट्रीय कार्गो शिप्स होती हैं वो गुजरती हैं और इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। एक देश दूसरे देश को अपना सामान बेचता है। अब ये मार्ग किन दो रीजन्स को जोड़ता है? तो अगर व्यापक तौर पर बात करें तो ये जो पूरा मार्ग है, जो पूरा रूट है, ये यूरोप को एशिया प्रशांत क्षेत्र से जोड़ता है, यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र से जोड़ता है। अब एशिया यूरोप की डेफिनेशन तो हम सभी जानते हैं, तो और जब हम बात करते हैं एशिया पैसिफिक क्षेत्र की तो ये एक बहुत बड़ा इलाका अपने आप में शामिल करता है। तो जाहिर तौर पर इस पूरी डेफिनेशन की वजह से ही ये जो पूरा रूट है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी लेंथ की बात करें तो ये पूरा रूट तकरीबन 5600 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इस पूरे रूट में आर्कटिक महासागर के चार समुद्र जो हैं वो 4 समुद्र शामिल हैं, यानी कि बहुत बड़ा मार्ग है अपने आप में। इसके अलावा इस पूरे मार्ग की जो शुरुआत है वो बेरेंट और कारा समुद्र के आसपास होती है, यानी कि वो वाला एरिया जहाँ पर नॉर्वे और रूस की सीमा लगती है, वहाँ से ये पूरा मार्ग शुरू होता है। यहाँ पर कारा स्ट्रेट भी मौजूद है, यहाँ से इस मार्ग की शुरुआत होती है और इसके बाद ये मार्ग बेरिंग स्ट्रेट से गुजरते हुए अंततः रूस के व्लादिवोस्तोक, जो कि रूस का फार ईस्ट रीजन माना जाता है, यहाँ तक आता है। तो ये इस पूरे मार्ग की बात हुई। इसके अलावा वर्तमान समय में जो शिपिंग मार्ग मौजूद हैं, जैसे कि स्वेज नहर जो पूरा रूट हो गया, स्वेज कैनाल हो गया, इसके अलावा पनामा नहर जो हो गया, पनामा कैनाल हो गया, इसकी तुलना में ये जो नए रूट की बात की जा रही है, नॉर्दर्न सी रूट की, ये जो सी रूट है ये यूरोप और एशिया के बीच जो यात्रा का समय लगता है उस समय में 50% तक की कमी कर सकता है। तो जाहिर तौर पर जब इतना ज़्यादा समय कम होगा तो जो तमाम देश हैं वो इस वाले रूट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आपको याद होगा हमने पहले भी बात की थी, स्वेज नहर की को लेकर एक इंसिडेंट देखने को मिला था साल 2021 में, जिसमें एक जहाज यहाँ पर स्वेज नहर में फंस गया था। और ऐसा कहा जाता है कि इस जहाज के फंसने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी देशों को तकरीबन हर दिन $10 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा था। जाहिर तौर पर ये बड़ा नुकसान था और इसी नुकसान के बाद से लगातार तमाम देशों द्वारा एक नए वैकल्पिक मार्ग की बात की जा रही थी। तो ये तो नॉर्दर्न सी रूट की बात हुई। अब नॉर्दर्न सी रूट को एक बार मैप पर भी देख लेते हैं। तो मैप पर हमने बात की थी कि यहाँ से नॉर्वे और रूस की जो सीमा है यहाँ पर मौजूद है ये बेरेंट समुद्र, यहाँ से शुरुआत होती है इस पूरे रूट की और इसके बाद ये रूट मुख्य तौर पर यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट से गुजरता है, जो कि अलास्का यानी कि अमेरिका वाला जो हिस्सा है, और रूस का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो स्ट्रेट मौजूद है इस स्ट्रेट से गुजरता है।
जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल डमरू मध्य। इसके अलावा उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये पूरा जो मार्ग है ये व्लादिवोस्तोक तक पहुंचता है, जो कि रूस का फार ईस्ट एरिया माना जाता है। तो ये तो नॉर्दर्न सी रूट की बात हुई। इसके अलावा इसी मैप में आपको स्वेज कनाल वाला रूट भी दिखाई देगा, जो कि मुख्य तौर पर यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है, और जो कि ये भी नॉर्वे से ही शुरू होता है, रूस और नॉर्वे के मध्य से शुरू होता है, और यहाँ से होते हुए ये स्वेज कैनाल से गुजरता है, और स्वेज कैनाल से गुजरते हुए ये पूरा वापस व्लादिवोस्तोक तक पहुंचता है। और यहाँ पर बीच में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का भी शामिल है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो स्वेज कैनाल वाले जो रूट है उस रूट का हिस्सा है, और नॉर्दर्न सी रूट का हिस्सा नहीं है। तो ये तो इस पूरे मैप की बात हुई, इस पूरे रीजन की बात हुई, हमने इसको मैप पर समझने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान समय में नॉर्दर्न सी रूट के सामने किस तरह के चैलेंज मौजूद हैं। तो चैलेंजेस की बात करें तो हर चीज़ में बहुत सारे चैलेंज होते हैं, लेकिन इस पूरे मार्ग को लेकर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि क्योंकि ये जो पूरा उत्तरी समुद्री मार्ग है, नॉर्दर्न सी रूट है, ये आर्कटिक क्षेत्र का हिस्सा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्ष के अधिकांश हिस्से में ये जो पूरा एरिया है वो बंद रहता है। क्यों बंद रहता है? क्योंकि यहाँ पर बर्फ बहुत बड़ी मात्रा में जमी रहती है। तो ऐसे में बर्फ पर जहाज़ों को संचालित करना, उनको ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में वर्ष के अधिकांश हिस्से में इसे प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये इसका एक बड़ा चैलेंज है, और केवल वर्ष के 2-3 महीने ऐसे आते हैं जब इसे प्राकृतिक तौर पर नेचुरल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन रूस जो है वो लगातार स्वेज नहर के विकल्प के तौर पर नॉर्दर्न सी रूट को विकसित करने पर जोर दे रहा है, और रूस ने यहाँ पर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है। उदाहरण के लिए रूस ने वर्ष भर नौकावहन, नेविगेशन और रूट को संचालित करने के लिए यहाँ पर बहुत बड़े आइस ब्रेकर्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बहुत तेजी से गति करते हैं और जो बीच में बर्फ आती है उस बर्फ को तोड़ देते हैं। और इसी की वजह से रूस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास परमाणु संचालित आइस ब्रेकर्स मौजूद हैं। और इन आइस ब्रेकर्स को रूस के बेड़े में साल 1959 में शामिल किया गया था, यानी कि 1959 के बाद से लगातार रूस इस पूरे मार्ग को विकसित करने पर जोर दे रहा है। तो ये इसका एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि रूस इससे निपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लाइमेट चेंज भी अपनी एक भूमिका अदा कर सकता है। कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि साल 2030 तक की जो पूरा मार्ग है यहाँ पर बर्फ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो आर्कटिक क्षेत्र का टेम्परेचर है वो दुनिया के दूसरे क्षेत्रों की तुलना में 2 गुना गति से बढ़ रहा है। तो ऐसे में जब तापमान बढ़ेगा तो बर्फ अपने आप पिघल जाएगी। तो ये जो पूरी खबर है ये दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है, लेकिन रूस के लिए इकोनॉमिक लिहाज से ये अच्छी खबर मानी जा सकती है। इसके अलावा कई दूसरे चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि ये जो पूरा रूट है अभी तक इस रूट को रेगुलेट नहीं किया जाता। इस पूरे क्षेत्र को लेकर कई नियम मौजूद नहीं है, कोई कानून मौजूद नहीं है। तो ऐसे में इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। गलत इस्तेमाल कैसे? यहाँ पर जो आतंकवादी समूह हैं वो अपने इस पूरे रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एम्यूनिशंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो इसके चैलेंजेस की बात हुई। अब अंत में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरे रूट में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? भारत लगातार इस पूरे क्षेत्र से अपना व्यापार क्यों बढ़ा रहा है? तो अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो साल 2018 से साल 2022 के दौरान नॉर्दर्न सी रूट से जो भी व्यापार हुआ उस व्यापार में हमें तकरीबन 73% की वृद्धि देखने को मिली। तो जाहिर तौर पर भारत भी रूस से लगातार कच्चे तेल और कोयले का आयात करता रहा है। तो ये जो पूरी वृद्धि है ये भारत के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा नए मार्ग के जरिए भारत को एक वैकल्पिक रास्ता मिलता है। वैकल्पिक रास्ते की ज़रूरत क्या है? तो आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यापार करता है उसमें से तकरीबन 95% विदेशी व्यापार जो है वो समुद्री मार्ग के जरिए किया जाता है। तो ऐसे में अगर भारत केवल स्वेज कैनाल पर निर्भर रहता है तो भारत के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है अगर 2021 जैसा कोई इंसिडेंट भविष्य में आता है। तो ऐसे में भारत को एक वैकल्पिक मार्ग की जरूरत है, एक ऑप्शनल रूट की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप स्वेज नहर की बात करेंगे तो वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपनी कार्गो को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा शुल्क देना पड़ता है, बहुत अमाउंट देना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस वाले नॉर्दर्न सी रूट की बात करेंगे तो यहाँ पर अभी तक कोई अमाउंट की बात नहीं की गई है। ये पूरा जो मार्ग है
पूरी तरह से मुफ्त है। तो ये भी भारत के लिहाज से बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा व्यापार इस पूरे मार्ग से करता है, तो भारत को अब शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा बीते दिनों भारत और रूस के बीच चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे की शुरुआत की गई थी। इस पूरे गलियारे का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि भारत में जो चेन्नई का पोर्ट है उसके, और व्लादिवोस्तोक जिस पर हमने पहले भी बात की, ये रूस का फार ईस्ट एरिया है, इन दोनों के बीच समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, इन दोनों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। तो ऐसे में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत जो है वो इस पूरे मार्ग तक, यानी कि नॉर्दर्न सी रूट तक अपनी जो पहुंच है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो ये तो कुछ कारण हुए। इसके अलावा एक बड़ा कारण ये भी है कि इस पूरे रूट में, इस पूरे मार्ग में चीन बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है, क्योंकि चीन इस पूरे मार्ग को वेस्टर्न कंट्रीज़ के विरोध के तौर पर, ख़ासतौर पर अमेरिका के विरोध के तौर पर देख रहा है। ऐसे में अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होता है, इस रूट में हिस्सेदारी नहीं लेता है, तो यहाँ पर चीन का जो प्रभुत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में भारत चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरे रूट में हिस्सा ले रहा है। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तरी समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेरिंग स्ट्रेट, ऑप्शन बी स्वेज नहर, ऑप्शन सी पनामा नहर, ऑप्शन डी मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल डमरूमद। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं की बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, और आप जानते हैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।